हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। अभी हम डिस्कशन करेंगे कि इलेक्शन ओवर हो गए, रिजल्ट उनका आ गया। अब वैकेंसीज को लेकर मुझे क्या लगता है, क्या ट्रेंड होने वाला है, हम उसके लिए किस तरह से प्लान करेंगे, कैसे तैयारी कराएंगे। जो बिगिनर हैं, जिन जो भी तैयारी शुरू कर रहे हैं, वो कैसे डिसाइड करें। तो उन चीज़ों के बारे में ये डिस्कशन है। वन बाय वन मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जहाँ तक जनरल स्टडीज़ की बात है, आरोहण पे अभी जो भी एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं, कुछ एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम होने हैं, नहीं हो पाए थे, फॉर एग्जांपल आर ओ, उनके बैचेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आरोहण पे अभी जो लाइव जीएस बैच चल रहा है, थोड़ा मैं उसके बारे में अपडेट कर दूं आपको। लाइव जीएस बैच आरोहण पर जो अभी चल रहा है, उसमें पहला सब्जेक्ट लाइफ साइंस ऑनगोइंग है। अभी 13 लेक्चर लाइफ साइंस में कंप्लीट हो चुके हैं। आज इसका 14th लेक्चर होगा। 13 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे इसमें, क्योंकि एसएससी जेई वगैरह के भी एग्जाम अभी कंप्लीट हुए हैं, वो स्टूडेंट्स को भी इनरोल करना था। तो 13 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। कुछ ही टाइम में, जुलाई मतलब जून के अंदर अंदर, इस महीने में हम लाइफ साइंस कंप्लीट कर देंगे। अगला सब्जेक्ट जो हम इस लाइव बैच में शुरू करेंगे, वो इंडियन पॉलिटी शुरू करेंगे। तो मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ, अकॉर्डिंगली जिसको ज्वाइन करना हो कर सकता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा इंडियन पॉलिटी होगा। और पहले भी आरोहण पे सिंगल सब्जेक्ट भी अवेलेबल होते थे, पूरा पूरा बैच कोर्स भी अवेलेबल होता था। पर मैं रिकमेंड ये करूंगा, जिनको मान लो 1 या 2 सब्जेक्ट करने हो, वो सिंगल सब्जेक्ट भी इनरोल कर सकते हैं। पर अगर 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट अलग अलग करने पड़ रहे हैं, तो उतनी फीस में तो पूरा बैच कोर्स अवेलेबल है। 1 या 2 सब्जेक्ट करना है तो सिंगल सिंगल कर सकते हैं, पर अगर 3 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट इंडिविजुअल कर रहे हैं, उससे सस्ता आपको बैच कोर्स पड़ेगा। 35% फ्लैट डिस्काउंट ऑलरेडी अवेलेबल है काफी टाइम से, फिर हमने दोबारा इसको एक्सटेंड किया है। अभी 35% फ्लैट ऑफर ऑलरेडी अभी चल रहा है आरोहण के किसी भी कोर्स पे। किसी को सिंगल सब्जेक्ट करना हो या बैच कोर्स करना हो, टेक्निकल नॉन टेक दोनों तरह के सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। तो फ्लैट 35% ऑफर अवेलेबल है। कुछ बच्चे इसको ध्यान ही नहीं देते। उसमें क्या करें, सेव 35 करके जब एनरोल करते हैं, कूपन लिखा आता है, सेव 35 कूपन लिखा आता है, उसको क्लिक करेंगे, अपने आप फीस कम दिखा देगा। क्योंकि एक एक बच्चे पूछेंगे तो सबको रिप्लाई करना मुश्किल है। 35% फ्लैट ऑफर, सेव 35 अप्लाई करेंगे, अपने आप फीस आपको कम दिखा देगा। इंस्टॉलमेंट के ऊपर कूपन अप्लाई नहीं होगा, फीस ऑलरेडी काफी नॉमिनल है। कंटेंट के अकॉर्डिंग फीस देखेंगे, ऑलरेडी बहुत नॉमिनल है। और इंस्टॉलमेंट पर ये एप्लीकेबल नहीं होता, वन टाइम फी पे ये ऑफर एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात, अभी जो ऑनगोइंग बैच चल रहा है लाइफ साइंस, 13 लेक्चर हो चुके हैं, आज 14वां लेक्चर है इसका। इंडियन पॉलिटिक्स के बाद होगा। इंडियन पॉलिटी के बाद फिर हम इसमें कराएंगे इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट सब्जेक्ट इंडियन हिस्ट्री होगा। उसके बाद ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड, ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड, ये होना है। इसके बाद आएगा जीके एंड करंट अफेयर्स। इकोनॉमी नॉर्मली जो एग्जाम्स में पूछता है, जनरल एग्जाम्स में जो आता है, थोड़ा बहुत इकोनॉमी का पार्ट मैं इसमें कवर करता हूँ। अब आप 50 घंटे की पूरी इकोनॉमी बोलेंगे वो तो नहीं, पर इकोनॉमी में बैंकिंग इकोनॉमी, जीडीपी, जीएनपी, बिलो पॉवर्टी लाइन क्राइटेरिया, वो जो बेसिक चीजें हैं वो मैं इसमें कवर कर देता हूँ। नीति आयोग, 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन, वो सब इसमें आ जाता है। इसके बाद जो सब्जेक्ट हमें कवर करना है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसके बाद आ जाएगा आपका आईसीटी, एक सब्जेक्ट हो गया। आईसीटी में कंप्यूटर बेसिक्स भी आ जाता है। और अगला सब्जेक्ट इसका होगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 10th लेवल तक का, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 10th लेवल तक का। बायोलॉजी कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो जो लाइफ साइंस चल रहा है वही स्कूल लेवल पे बायो कहलाता है। बायो का जो पोर्शन है वो लाइफ साइंस का ही पार्ट है, वो इसी में कवर हो जाता है। ठीक है, तो लाइव सेशन में इतने सब्जेक्ट हमें नए बैच में कवर करने हैं। सीक्वेंस मैंने बताया, लाइफ साइंस खत्म हो जाएगा इस महीने में, फिर इंडियन पॉलिटी शुरू करेंगे, साथ में 1 बाय 1 ये सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। कई बैचेस आरोहण पे कंप्लीट हो भी गए हैं, उनके अंदर भी लेक्चर हम अपडेट करते जाते हैं। करंट अफेयर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है।
अब जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आरोहण पर चल रहा था, अभी तक मैं उसमें 15-16 सेशन करा चुका हूं। जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस के 15-16 लेक्चर पहले से आरोहण पे अवेलेबल हैं, अब वो भी कंटिन्यू हो जाएगा। ये जो नया लाइव बैच चल रहा है, इसकी क्लास होती है 6:30 इवनिंग। हफ्ते में आप मान के चले 4-5 दिन चल रही है अभी, अब धीरे धीरे फिर ये रेगुलर हो जाएगी क्लास, धीरे धीरे अब ये रेगुलर चलने लगेगी। तो ये 8 सब्जेक्ट लाइव 1 बाय 1 होने हैं इस बैच में। इसके अलावा जो हमने दिसंबर में एप्टी रीजनिंग करवाया था, इंग्लिश आरोहण पे हुआ था, वो भी अवेलेबल कर रखा है। ऐसा नहीं कि बैच में सिर्फ जीएस अवेलेबल, जीएस के अलावा एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी भी। कुछ कुछ एग्जाम में हिंदी आ जाता है, किसी में इंग्लिश आ जाता है, ताकि स्टूडेंट को बार बार अलग अलग नाम से बैच एनरोल ना करना पड़े। सिंगल सब्जेक्ट किसी को करना हो वो भी अवेलेबल है। तो सारी चीजें मैं एक बार समझा देता हूँ, जिसको जो जरूरत है देख सकते हैं। तो 6:30 इवनिंग, 6:30 इवनिंग ये बैच चल रहा है, लाइव क्लास जो चल रही है 6:30 इवनिंग चल रही है। साथ साथ अब मैं क्या करूंगा, 11:30 मॉर्निंग, 2-4 दिन के बाद ही आप देखेंगे जो जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चल रहे थे, 15-16 सेशन उसमें हो भी चुके हैं, ये कंटिन्यू हो जाएगा। जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि जो भी अपकमिंग एग्जाम्स वगैरह हैं उनमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो आरोहण पे कई पुराने बैचेस हैं, एक्सेस उनको भी दिया जाता है। हाँ, सारे लेक्चर यूट्यूब पर नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिए। ये मैं यूट्यूब के लिए सारे लेक्चर नहीं बोल रहा हूँ, आरोहण पर जो जो चल रहा है वो बता रहा हूँ मैं। तो लाइव बैच की क्लासेस 6:30 PM रेगुलर चलता रहेगा। जो नया बच्चा है वो अपने अपने सब्जेक्ट कंप्लीट करता चले, और जो पुराने स्टूडेंट हैं या जिनके सब्जेक्ट जो जो खत्म होते गए हैं, जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन 15-16 लेक्चर हो चुके हैं, 11:30 AM पे फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। अब ये जैसे कि मैंने कमिट किया था, जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत सारे मुझे क्वेश्चन करवाने हैं, कम से कम 5000 से ज्यादा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने 15-16 सेशन करवाए हुए हैं। यूपी पीसीएस के पुराने पेपर, सिविल सर्विसेज के पुराने पेपर, एनडीए सीडीएस, ये सब पेपर कंटिन्यू होंगे। कुछ हो चुके हैं, कुछ और कंटिन्यू चलता रहेगा ये। तो ये ऐसा नहीं कि रोज होगा, ये टाइम टाइम पर होते रहेंगे। तो और 6 महीने में आप देखोगे कि 15-20 सेशन और करा दिए गए। तो बहुत सारा क्वेश्चन कलेक्शन जो लाइव क्लासेस में सॉल्व होगा वो बढ़ता जाएगा। पुराने जो अवेलेबल है वो रिकॉर्डिंग में अवेलेबल, जो पुराने करा दिए रिकॉर्डिंग में है, और नए वाले होंगे वो लाइव में होंगे, और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग में सब अवेलेबल हो जाता है। तो जो लाइव में देखना चाहे लाइव में, रिकॉर्डिंग देखना चाहे रिकॉर्डिंग में। और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे जो भी आरोहण के बैचेस चल रहे हैं, कम्युनिटी पोस्ट में भी डेली उसका लिंक शेयर हो जाता है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आरोहण के बैचेस आपको दिख जाएंगे। सिर्फ जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का भी बैच अवेलेबल है। किसी को लगता है जीएस पूरा रेडी है, सिर्फ क्वेश्चन करना है, वो देख सकता है। बाकी जीएस के बैच कोर्स में तो ये इंक्लूड है ही। जो जीएस के बैच कोर्स में आरोहण पे बच्चा एनरोल्ड है, उनको अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस उनके लिए ऑलरेडी है। कोई कहीं और पढ़ा हुआ है जीएस, उसको सिर्फ जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस आरोहण पे करना है, तो अलग से ये भी अवेलेबल है, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो लाइव क्लासेस में 6:30 PM लाइफ साइंस चल ही रहा है। अब 2-4 दिन में ये भी शुरू हो जाएगा मॉर्निंग सेशन में। तो 2 क्लास ये रेगुलर चलेंगी, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ठीक है, अभी आरओ एआरओ का बैच, अब देखो यूपी में इलेक्शन जो हुए, सिंगल किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, यूपी में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, और यूपी में कैबिनेट की पहली मीटिंग में यूपी में उन्होंने क्या कहा, चर्चा की अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, सीटें कम मिलने की या यूपी में खराब परफॉर्मेंस के लिए। तो उस मुद्दे को अब एड्रेस करना जरूरी है। जैसे आपने देखा कि आरओ का पेपर लीक हुआ, तुरंत मीटिंग करके इन लोगों ने कैलेंडर जारी कर दिया, और मीटिंग में बोला भी क्या पेपर लीक नहीं होने चाहिए, सही तरीके से एग्जाम कराई जाए, यूथ नाराज है। तो आरओ का पेपर अभी देख रहे हैं, कैलेंडर यूपी ने जारी कर दिया है। ठीक है, यूपी पीसीएस डेट जो चेंज हो रही थी, अब इसको फिर आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। अब अच्छी चीज ये है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, टाइम कम मिला था, अब उनके पास पूरा टाइम है। कैलेंडर जारी करके उन्होंने पहले से बता दिया है कि ये एग्जाम हम इस मंथ में करने वाले हैं। देखो अभी जो कैलेंडर आया था उसमें इन्होंने ये कैलेंडर जारी किया है। यूपीपीएससी की बात कर रहा हूं मैं। देखो ये रहा यूपीपीसीएस अपर का जो पेपर है 27 अक्टूबर को कर दिया गया। अब इतना टाइम मिल चुका है, जिसकी तैयारी कम भी हो तो आरोहण पे कम से कम प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं, प्रीलिम्स के लिए आरोहण पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है। जो जो भी अपकमिंग एग्जाम है एक एक करके मैं सब चर्चा कर रहा हूं। तो यूपीपीसीएस के लिए भी प्रीलिम्स की जहां तक बात करें, काफी कंटेंट जो पीसीएस के बैच को कराया है हमने,
बहुत कंटेंट अवेलेबल है। उनको अपने से क्या करना है, उनको अपने से करना है प्रीवियस ईयर पेपर ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। सिर्फ इस भरोसे मत रहो कि मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं तो क्वेश्चन कराऊंगा ही, पर आपको अपने से भी पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं जितने ज्यादा आप कर सकें। यूपी पीसीएस वाले बच्चों को भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने से जरूर लगाने हैं जितने ज्यादा वो लगा सकें, और प्रीवियस ईयर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, 23, 22, 21, 20 इस ऑर्डर में लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जिससे करंट ट्रेंड पहले पता चले। और यूपी लोकल मैंने कुछ क्लास कराई थी, पीडीएफ दी थी, ये अपने से भी जितना पढ़ पाए उतना बेटर। यूपी स्टेट के पेपर में यूपी लोकल बहुत ज्यादा नहीं आता, 15-20% मान लो आप। राजस्थान वगैरह के मुकाबले कम आता है, राजस्थान वगैरह में 40% तक लोकल जीएस आता है। यूपी और बिहार दो स्टेट ऐसे हैं जहां रिलेटिवली स्टेट लोकल कम पूछता है। तो यूपी लोकल कुछ मैंने पीडीएफ दिए हैं, कुछ मैंने कराया, ये अपने से भी आपको ऐड ऑन करना है। तो जब आप पुराने पेपर लगाएंगे तो भी यूपी लोकल के क्वेश्चन बनेंगे, कुछ अपने से भी ऐड करोगे, कुछ कंटेंट मैंने दिया है इसमें। तो पीवाईक्यू जरूर लगाना है, यूपी लोकल जरूर ऐड करना है अपनी तरफ से। यूपी का बजट क्या था, क्या नए प्रोग्राम है, स्कीम है, कुछ मैंने दिए, कुछ अपने से करना भी है। तो ये एरिया अपने से ऐड ऑन करना है। बाकी आरोहण पे जितना कंटेंट दिया है, बहुत कंटेंट है वो, आप जो जो बच्चे जो सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी की बात करूं मैं, इंडियन पॉलिटी जिसने पूरा पढ़ा होगा उसके बाद पुराने पेपर लगाएगा, उसे मालूम चलेगा भाई 70-80% क्वेश्चन मेरे बन पा रहे हैं। 100% तो कितना ही पढ़ लो नहीं बनेगा, पर 70% से ऊपर की रेंज में अगर क्वेश्चन बन रहे हैं प्रीवियस ईयर भी, तो परफॉर्मेंस ठीक चल रही है। टेस्ट पेपर आप लगाएंगे वो भी आप देखिए अच्छे बन रहे हैं, कुछ टेस्ट पेपर हमने फोल्डर में दिए भी हुए हैं, ठीक है। तो एक तो आपको अपने तरफ से ये ऐड करना है, और टाइम अच्छा खासा मिला हुआ है। अब आरोहण पे हमने 2-2 बार यूपी पीसीएस के बैच करा दिए, 69 बीपीएससी हुआ था, उससे पिछली बार का यूपी पीसीएस, इस बार का भी बैच अभी जो कंप्लीट हुआ, तो यूपी पीसीएस और 70 बीपीएससी दोनों एक ही बैच है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और 70 बीपीएससी हमारी तरफ से कंटेंट बहुत है उसके अंदर जो कराया गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब, पर प्रीवियस ईयर और यूपी लोकल ये अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे और बेटर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि टाइम भी अच्छा खासा दे दिया इन्होंने, अब कोई भी नहीं कह सकता कि टाइम नहीं मिल रहा है उनको। 27 अक्टूबर प्रीलिम्स की डेट है, तो प्रीलिम्स के लिए जितना हमने कराया बहुत है। अच्छा, एक वैकेंसी इन्होंने यहाँ देखो साइंटिफिक ऑफिसर करके कोई वैकेंसी निकालेंगे, ये 17 नवंबर लिखा है, साइंटिफिक ऑफिसर। इसमें भी कौन लोग एलिजिबल है देख सकते हैं, क्या पैटर्न वगैरह है। बाकी आरओ जो पेपर कैंसिल हुआ था 22 दिसंबर को होने वाला है, तो आरओ का जो पेपर आया था, कुछ लोगों को लग रहा था भाई कहीं तैयारी कम है, कुछ और एड ऑन करना है। जो सब्जेक्ट हो गए बार बार रिवीजन और ज्यादा से ज्यादा पेपर लगाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं भी करवाऊंगा, अपनी तरफ से भी ऐड करना है। यूपी आरओ वाले बच्चों को भी ये दो चीजें जरूर करनी है। यूपी पीसीएस के पुराने पेपर, क्योंकि आरओ के बहुत ज्यादा पेपर अवेलेबल नहीं है, जो आरओ के पुराने पेपर हैं आरोहण पे ऑलरेडी अवेलेबल है आपके कोर्स में, आरोहण की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो बहुत सारे पेपर अगर आपको नहीं मिले तो आरोहण की वेबसाइट पे, ऐप पर भी मिल जाएंगे। एनडीए के पेपर, सीडीएस के पेपर, यूपी पीसीएस के पेपर, आरओ दुनिया भर के पेपर दे रखे हैं मैंने, ठीक है। तो आरओ वाले बच्चे भी यूपी पीसीएस के पुराने पेपर सॉल्व कर सकते हैं, पैटर्न वही रहेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और यूपी लोकल जीएस थोड़ा बहुत ऐड कर पाए वो ऐड करें, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा वो भी आपको एक्सेस मिलता रहेगा, वो ऐड ऑन होता रहेगा। करंट अफेयर की बात, सर पेपर पोस्टपोन हो गया है तो करंट अफेयर कब तक का करें। हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई रिस्क नहीं लेना है। आरओ वाले बच्चे हैं चाहे यूपी पीसीएस वाले हैं, 14 मई 2024 तक का करंट अफेयर मैं करा चुका हूं। अब मैं इसको अपडेट करके, अक्टूबर में आपका ये पेपर है ना, तो आप लास्ट का 1.5 महीने हटा दो, अक्टूबर का नहीं पढ़ना और सितंबर नहीं पढ़ना, अगस्त तक का डाटा काम का है पीसीएस के लिए। अगस्त 2024 तक का करंट अफेयर चाहिए पीसीएस वालों को, थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें तो 10 सितंबर मान लो। और आरओ का पेपर 22 दिसंबर को है, तो नवंबर हटा दो, इनको अक्टूबर तक का कंटेंट चाहिए। आरओ वाले जो बच्चे हैं उनको अक्टूबर 2024 तक का करंट अफेयर चाहिए। तो केवल करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर की कई क्लासेस तो यूट्यूब पे भी दी हैं मैंने, आप देख सकते हैं। और 14 मई तक का ऑलरेडी मैं कोर्स में भी करा चुका हूं, आप इसकी चिंता ना करें। यूपी पीसीएस का जो बैच हमारा आरोहण का है, उनको जो अपडेट करना है करंट अफेयर पीडीएफ, लेक्चर पीडीएफ दोनों, वो अपडेट होगा। अक्टूबर 2024 आरओ को यहाँ तक का कंटेंट चाहिए करंट अफेयर में, पीडीएफ लेक्चर अपडेशन दोनों मिल जाएगा। और जो जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराऊंगा वो एक्सेस भी आप लोगों को रहेगा, ठीक है। जो भी आरोहण वाले स्टूडेंट हैं ये सब चीजें तो मुझे करानी है। इसके बाद अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में एक बच्चे ने कटिंग भेजा था, न्यूज़पेपर में आया था कि नेक्स्ट मंथ में आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आ सकती है। तो देखो इस तरह के
प्रिजम्पशन पे या तुक्केबाजी पे बिलीव मैं नहीं करता, जब आ जाए तब मानो। सीजी पीडीएम का चल रहा है कि इस साल वैकेंसी आ सकती है। पिछली बार आरोहण के बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करा रही थी सीजी पीडीएम, बहुत गड़बड़ किया उन्होंने। उसके बाद भी फाइनल रिजल्ट में आरोहण का रिजल्ट बहुत बढ़िया उसमें जाएगा। इंटरव्यू को कि हमने इंटरव्यू भी कराया, रिटर्न भी कराया, सारी चीजों की तैयारी कराई गई, सिस्टमेटिक चले। पर फिर मैं वही कह रहा हूँ, आरआरबी एनटीपीसी है, अभी एसएससी जेई का पेपर हुआ, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया बच्चों ने। जीएस को लेकर एक बच्चे की भी शिकायत नहीं कि जीएस अच्छा ना कर पाया हो, और 50 में से 35-40 क्वेश्चन लगभग बच्चे करके आए हैं एज इट इज नोट्स के क्वेश्चन। कुछ लोग ये कह रहे हैं हम पूरे लेक्चर नहीं कर पाए, करंट पूरा नहीं पढ़ पाए, कुछ क्वेश्चन उसमें गड़बड़ हुए। पर ये मैं दावे से कह सकता हूँ 50 में से किसी भी सेट में, 3 दिन मान लो पेपर हुआ तो किसी भी सेट में 38-40 क्वेश्चन तो मिले ही होंगे, 35-36 तो बच्चे करके भी आए हुए हैं, ठीक है। पर डाटा क्योंकि इतना है, कुछ भूल गए, नहीं याद हो पाया। पर जितना आता है नेगेटिव मार्किंग जिस पेपर में है उतना ही करके आए जितना आपको आता है, फालतू में तुक्का ना लगाएं। जिन पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है ऑनेस्ट रहें, जितना बनता है उतना करें। जिस क्वेश्चन में 80% से ऊपर श्योरिटी लगे उसमें रिस्क लो। 50-50% चांस है, नेगेटिव मार्किंग है, बेटर है छोड़ दो। तुक्का भी तब लगाना जब 80% से ऊपर क्लैरिटी हो कि ये ठीक होगा। तो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, ये जितने भी एग्जाम हैं, आरओ, स्टेट पीसीएस, तो जो लाइव बैच अभी मैं करा रहा हूं इस समय 1 by 1 पूरे सब्जेक्ट को टाइम देते हुए चल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि लंबी लंबी क्लासेस करा रहा हूं मैं, हफ्ते में मान लो 4 दिन क्लास करा रहे हैं, 2-3 दिन गैप दे रहे हैं कि एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, पहले बहुत अच्छा कमांड हो जाए। अब धीरे धीरे क्लासेस होंगी, पर वो 2 घंटे से ऊपर नहीं। क्लास अगर रोज भी होगी तो 2 घंटे से ऊपर नहीं। तो अगर 2 घंटे में लाइव क्लास में पढ़ा रहा हूं तो आराम से आपको टाइम है, चाहे नोट्स बनाना चाहो, रिवीजन करना चाहो, प्रीवियस ईयर पैटर्न देखना चाहो, पूरा समय है। क्लासेस का मतलब भी कोई लंबी क्लासेस नहीं चल रही हैं। तो लाइव बैच अभी जो चल रहा है, आराम से 1 by 1 सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे उसमें। तो ये सब एग्जाम जो है, जीएस का कॉमन ट्रेंड तो वही रहना है कि लाइफ साइंस पढ़ा रहा हूँ, वो तो नहीं बदलेगा। अब लाइफ साइंस है तो स्टेट का लाइफ साइंस थोड़ी होता है, सबके लिए कॉमन है। आईसीटी सबके लिए कॉमन है, इकोलॉजी एनवायरमेंट सबके लिए कॉमन है। स्टेट का डाटा जो है वो हिस्ट्री में ऐड हो सकता है, पॉलिटी में कुछ ऐड कर दे, कोई स्कीम प्रोग्राम में ऐड कर दे, कुछ करंट अफेयर में ऐड कर दे। पर फिजिक्स, केमिस्ट्री में, लाइफ साइंस में, एनवायरमेंट में, आईसीटी में, इसमें तो कोई स्टेट का बात है नहीं। 2 ही 3 सब्जेक्ट हैं जहां पर स्टेट लोकल ऐड हो सकता है, ठीक है। पर ये सब एग्जाम में कॉमन जीएस तो वही रहेगा, चाहे मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, कॉमन जीएस वही रहेगा, ठीक है। और 300 घंटे के आसपास अगर हम 8 सब्जेक्ट मिला के 300 घंटे के आसपास जीएस कर रहे हैं तो काफी कंप्रहेंसिव कवरेज है वो। क्योंकि उसमें मान लो किसी एग्जाम में एनवायरमेंट कम आ रहा है, हिस्ट्री ज्यादा आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं किस एग्जाम के लिए क्या जरूरत है, ठीक है। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी कोर्स में दे रखे है। टेस्ट सीरीज जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह पिछले साल की वो ऑलरेडी अवेलेबल कर रखी है। तो अभी जो बैच चल रहा है लाइव वाला, उसमें 2 चीजें की हैं। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर लाइव में 1 by 1 बैच कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। पिछला बैच सितंबर 2023 वाला, वो पूरी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। लाइव में तो 1 by 1 सब्जेक्ट चल ही रहा है। लाइव में 1 by 1 सब। अच्छा, फीस जो दिखा रहा है, इस फीस में 35% ऑफर एप्लीकेबल है, बताया मैंने। फीस में और माइनस होगा, ये मत कहीं सोचिएगा ये फीस है। फीस में 35% फ्लैट ऑफर अवेलेबल है। 15 जून तक अभी चल रहा है ऑफर, टाइम पे चलता रहता है। अब इसमें देखो, ये जो पूरा बैच कोर्स है, आप इसमें देखो प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कर रखी है सितंबर 2023। तो किसी का कोई एग्जाम पहले आ जाए और किसी को जीके करंट अफेयर करना है, कुछ और करना है, तो पहले से अवेलेबल है प्रीवियस बैच। पिछले बैच का चाहे तो पहले जल्दी जल्दी देख सकते हैं। किसी को लग रहा है मुझे जल्दी जीएस खत्म करना है, तो प्रीवियस बैच में सारा पढ़ाया हुआ है, एप्टी, रीजनिंग, पूरा जीएस, इंग्लिश, हिंदी, जिसको जो करना है वो इस बैच में से निकाल सकता है। किसी को 2 सब्जेक्ट करने हैं, एक लाइव करना है, एक रिकॉर्डिंग करना है, वो भी कर सकते हैं, मेरे ही पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस बैच की पूरी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। किसी को कोई सब्जेक्ट पहले करना हो तो भी अवेलेबल। लाइव में किसी को 1 by 1 चलना है वो भी अवेलेबल है। मतलब लाइव भी चलेगा, प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग भी पूरी दे दी, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस, पुराने पेपर, सॉल्व जीएस क्वेश्चन, जीएस लाइव प्रैक्टिस सेशन, वो सब भी इसमें रहेगा। तो जहां तक जो रिक्वायरमेंट है, टेस्ट पेपर, लाइव, रिकॉर्डिंग, A to Z सब अवेलेबल है, प्लस क्लास के पीडीएफ, सारे के सारे जो पीडीएफ हैं हर सब्जेक्ट के, वो भी अवेलेबल हैं। किसी को लग रहा है मुझे लिखना नहीं है, बने बनाए पीडीएफ वो भी डाल दिए हैं, ठीक है। तो ये तो नया बैच जो चल रहा है जीएस का, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ईएससी के लिए मैंने बताई दिया कल के वीडियो में, यूट्यूब में कल का जो वीडियो पड़ा है
ईएससी को लेकर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं क्या कराना है। इसके अलावा और देखेंगे आप डिफेंस वगैरह के बैच भी अवेलेबल है। मैंने बताया लाइफ साइंस सिंगल सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, तो जो सब्जेक्ट हम कराएंगे सिंगल सब्जेक्ट भी अवेलेबल है। यूपीपीसीएस का जो बैच हम चला रहे थे, आरओ यूपीपीसीएस दोनों अवेलेबल है। तो जो मैं नए लेक्चर अभी करंट अफेयर के कराऊंगा, या जो मैं जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, या लाइफ साइंस लाइव करा रहा हूं, वो एक्सेस हमने यूपीपीसीएस वालों को भी दे रखा है। देखो उत्तराखंड पीएससी, उत्तराखंड का बैच भी कंप्लीट हुआ, उत्तराखंड का लोकल भी मैंने पीडीएफ बना के उनको दी है, इसका जीएस भी मैंने बना के दिया है अपनी तरफ से, जितना जरूरी मुझे लग रहा था। आरआरबी का भी देखो बैच अवेलेबल है। तो आरआरबी एनटीपीसी अगर आएगा भी तो उससे पहले बेसिक चीजें, ओनली जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी को करना हो, एक चीज ध्यान रखें, जो आरोहन के बैच कोर्स में इन्वॉल्व हैं, फुल बैच कोर्स में, उनको अलग से जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना, उनको ये एक्सेस पहले ही दे रखा है। जो कहीं और पढ़ चुके हैं उनको सिर्फ जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वो कर सकते हैं अलग से एनरोल। आरोहन बैच कोर्स वालों को जरूरत नहीं है, उनके लिए पहले से कोर्स में ऐड है ये देखो उत्तराखंड आईटीआई प्रिंसिपल का पेपर अभी इस महीने के लास्ट में होने वाला है, ये बैच भी कंप्लीट हो चुका है। ये रहा आरओ का बैच। आरओ का जो बैच है, अब ये एग्जाम पोस्टपोन होके दिसंबर में होगा। ऑलरेडी कवरेज पूरा है, करंट अफेयर, जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों उसमें ऐड होगी, और मई तक का करा भी दिया है, 14 मई 2024 तक का हो चुका है। ये आरओ वाला बैच है ऊपर वाला, और इसके नीचे ये यूपीपीसीएस वाला। अभी जो मैं लाइव सब्जेक्ट करवा रहा हूँ, लाइफ साइंस जो चल रहा है, वो ऑलरेडी इनको भी एक्सेस दे दिया है। हालांकि इनका बैच पहले ही खत्म हो चुका है, पिछला लाइफ साइंस वगैरह सब इसमें हो चुका है। जो नया लाइव करा रहा हूँ वो लाइव फिर से इनको दे रखा है, किसी को लाइव में रिवीजन करना हो या किसी को फिर से लाइव क्लास देखना है तो उनको लाइव का एक्सेस भी दे दिया है। मतलब मेरे एंड से जितनी चीजें अवेलेबल हो सकती हैं ऑलरेडी अवेलेबल है, किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी क्लासेस हैं, एक क्वेरी आती है लैपटॉप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं क्या, तो जो भी लिंक हम शेयर करते हैं आरोहन का, उसमें लास्ट में देखना लिखा हुआ है लैपटॉप डेस्कटॉप का लिंक। ऐप पर भी चलती है क्लास, लैपटॉप डेस्कटॉप पर भी चलती है, कितनी मर्जी बार देख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक बात और, जब आप बैच इनरोल करते हैं, जो फोन नंबर या मेल आईडी आप डालते हैं उसको याद रखा करिए। कई बार बच्चे फोन नंबर भूल गए, बाद में लॉगिन कर रहे हैं, 15 दिन के बाद किसी दूसरे नंबर से कह रहे हैं ऐप ओपन नहीं हो रही, तो फोन नंबर ही चेंज कर देंगे, मेल आईडी चेंज कर देंगे, दूसरे से लॉगिन करेंगे, तो जो रजिस्टर्ड नंबर या मेल आईडी होगा उसी से तो ऐप खुलेगी ना। तो रजिस्टर्ड नंबर और मेल आईडी नोट कर लिया करिए जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया हो ऐप पर, उससे वो लॉगिन होता है। आईफोन जो लोग यूज करते हैं, आईफोन वाले में केवल जब वो लॉगिन करते हैं उनसे एक ओआरजी कोड मांगता है। आईफोन यूजर से केवल एक चीज एक्स्ट्रा मांगता है, ओआरजी कोड। तो आरोहन का ओआरजी कोड ये है, GUDWZ, ये ओआरजी कोड है। आईफोन यूजर के लिए केवल कोड मांगेगा, बाकी किसी से नहीं, उनके लिए कोड GUDWZ। तो जो भी फॉर्म अभी आने वाला हो, आया हो नहीं आया हो, एई की वैकेंसी आएगी कि नहीं, आरआरबी एनटीपीसी होगा कि नहीं, देखो फॉर्म आने में और पेपर होने में मैंने फिर बताया बहुत लंबा गैप नहीं मिलेगा। डिजिटल चीजें होने से एक चीज तो है, पेपर कराने में टाइम बहुत नहीं लग रहा। CGPTM जैसे हुआ, फॉर्म आया, 1.5 महीने में एग्जाम हो गया, फिर अफरा तफरी मची, सर ये कंप्लीट कर दीजिए, वो कर दीजिए, मैंने अपने एंड से पूरा कर भी दिया। बच्चों ने पेपर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, आईपी वाईपी पूरा बढ़िया करके, आईपी वगैरह के टॉपिक में अच्छा करके आए। पॉइंट फिर मैं वही कहूंगा, जिनको क्लियर है कि मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है, क्लियर माइंड रखिए, तैयारी करनी है या नहीं करनी है। अगर तैयारी करनी है तो कम से कम बेसिक, आपको ये मालूम है कि कोई भी फॉर्म आए, एई आ जाए, CGL देना हो, आरआरबी देना हो, SSC जेई देना हो, एक चीज आपको क्लियर है कि भाई मुझे GS FT रीजनिंग, GS FT रीजनिंग, ये 3 चीज तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। किसी किसी एग्जाम में इंग्लिश भी आ जाता है। तो जब पहले से ही क्लियर है कि मुझे कंपटीशन देना ही है और कोई ना कोई फॉर्म आए तो मुझे भरना ही है, यूपी वगैरह में वैकेंसी में फिर कह रहा हूं आएंगी, कुछ स्टेट में चुनाव है वहां भी वैकेंसी आएंगी, सेंटर को भी पता लग गया अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सीटें कम हुई, चुनाव में दिक्कत हो गई, वैकेंसी पक्का निकालेंगे इस साल। पिछले साल भी मैंने कहा था चुनाव का साल है, वैकेंसी मिलेंगी, इस साल फिर मिलेंगी, ठीक। पर पॉइंट यही है कि फॉर्म आने और एग्जाम फॉर्म आने का वेट करोगे तो गैप उतना नहीं मिल पाएगा तैयारी के लिए। कम से कम ये चीजें रेडी कर लो भाई, कोई ना कोई फॉर्म तो आएगा और उसमें ये चीजें कम से कम रेडी रखोगे तो जो बचा हुआ सिलेबस है वही तैयार करना होगा। बाकी लोग तैयारी शुरू करेंगे तब आप रिवीजन कर रहे होगे। आरोहन में इसी चीज का फायदा सबसे ज्यादा मिला बच्चों को, सबसे ज्यादा बेनिफिट आरोहन के बच्चों को इसीलिए मिला जो क्वालिफाई कर रहे हैं। उनका रीजन ये है
कि हमने हर बैच पहले शुरू किया है, कोई बैच हो, और जीएस को लेकर परफॉर्मेंस बच्चों की बहुत बढ़िया हो रही है, जितने भी हैं। ठीक है, किसी को एबीसीडी ना आती हो जीएस में, कोई चिंता की बात नहीं, 3-4 महीने में इंप्रूवमेंट फील करेंगे अपने अंदर। और जो आरोहण के स्टूडेंट होंगे वो खुद ही बता देंगे कमेंट सेक्शन वगैरह में, या आरोहण के रिव्यू वगैरह आप चेक करोगे जाकर, और बच्चे खुद ही अपने आप लिखते हैं जिनको जो समझ में आता है, अच्छा बुरा जिसको जो लग रहा हो खुद ही बताएगा। ठीक है, पर फिर मैं कह रहा हूं जो सिंसियर स्टूडेंट हो, वाकई में लग के तैयारी करना हो, 6 महीने समय दे सके, वही ज्वाइन करे। जो एक हफ्ते पढ़ के या शॉर्टकट सोच कर आ रहा हो, बिल्कुल मत ज्वाइन करे। आरोहण पर वो बच्चा नहीं आए जो सोचे कि कोई शॉर्टकट सर बता देंगे, सर कोई 4 पेज की पीडीएफ दे देंगे, वही एग्जाम में आ जाएगा, बिल्कुल वो लोग नहीं आए। सिर्फ वो आए जो मेहनत कर सकते हो, 4-6 महीना समय दे सकते हो, तसल्ली से पढ़ें और क्वालिटी तरीके से पढ़ सके, बहुत हड़बड़ी में ना हो, जो केवल वो ज्वाइन करें। सिंसियर कैंडिडेट जो है वो ज्वाइन करे। भाई अपनी तरफ से मैं पूरा एफर्ट कर रहा हूं, अपनी तरफ से सिंसियर बच्चा पूरा एफर्ट करे तो रिजल्ट हम उम्मीद कर सकते हैं। अब कुछ लोग होंगे कहेंगे सर आपने एक पीडीएफ दी थी 3 दिन पहले 6 पेज की, उसमें से क्वेश्चन नहीं फंसे ज्यादा। तो भाई कोई पॉल ऑक्टोपस तो हूं नहीं मैं, ना कोई ज्योतिषी हूं कि 4 पेज की पीडीएफ, मुझे जो कंटेंट जरूर लग रहा है मैं दे रहा हूं आपको, पर ये थोड़ी कि 4 पेज की पीडीएफ दी और गारंटी उसमें क्वेश्चन आएगा, मैं कभी क्लेम भी नहीं करता। प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट पढ़ोगे। अब मान लो किसी एग्जाम में पॉलिटी कम आया, हिस्ट्री ज्यादा आया, और आप केवल पॉलिटी पढ़ के चलेगा, फिर आपको अगर सर पॉलिटी क्वेश्चन नहीं आए, उसमें टीचर क्या करेगा? अगर मैं जीएस पढ़ा रहा हूं तो मैं पूरे जीएस की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये मत क्लेम करिए कि सर आपने एनवायरमेंट पढ़ाया था और किसी पेपर में मैं गया एनवायरमेंट कम आया उसमें से क्वेश्चन कम आए, तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ के थोड़ी मैं कहूंगा कि एक सब्जेक्ट पढ़ के जाओ और एग्जाम में ही नहीं आया तो क्वेश्चन बन जाएंगे। इस तरह की लोग बातें करते हैं कई बार। प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तब बात बनेगी। मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, शॉर्टकट जैसी कोई चीज नहीं है मेरे पास। पर यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख देख के आप लोग इस तरह से मिसगाइड हो गए हैं। डेली करंट अफेयर देख रहे हैं यूट्यूब पे, डेली करंट अफेयर है ही नहीं कुछ। सिविल सर्विसेज वालों को डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, बाकी किसी को जरूरत नहीं है। 2 महीने में करंट अफेयर एक बार अपडेट कराता हूं मैं, 4-5 क्लास में 2 महीने का अपडेट हो जाता है। तो डेली यूट्यूब पर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? उतने टाइम में बाकी कुछ और पढ़ लो। तो समय तो आप लोग खुद ही खराब करते हैं आलतू फालतू चीजों में। डेली करंट अफेयर अगर आप टाइम दे रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। 2 महीने में 4-5 लेक्चर कराए जाते हैं, उसमें करंट अच्छा खासा अपडेट हो जाता है। क्वेश्चन भी दे देता हूं बना के मैं हर बार, क्लास भी करा देता हूं, क्वेश्चन भी दे देता हूं। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपनी तरफ से? और उसके अलावा बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, एप्टी कर लो, रीजनिंग कर लो, जीएस में और सब्जेक्ट हैं वो निपटा लो, स्टैटिक जीके कर लो। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट रेडी रखेंगे तो किसी एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कहेंगे सर सीजीपीडीएम होना है, तो सीजीपीडीएम होना है तो एप्टी रीजनिंग वहां आना है, जीएस भी आना है। आप कहेंगे आरआरबी एनटीपीसी होना है तो भी तैयार करना है, सीजीएल देना है तो भी ये पढ़ोगे, आपको एसएससी जेई देना हो तो भी वहां पे इसमें से जीएस आना है, एप्टी रीजनिंग में से भी एक सब्जेक्ट पूछेगा। तो ये सब एरिया तो आपके जो भी कॉमन एग्जाम उन सब में पूछेगा, आरओ हो, स्टेट पीसीएस हो, जीएस तो आपको हर जगह कॉमन है। ठीक है, तो इसके हिसाब से प्लान कर लीजिए क्या क्या सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। स्टेट वगैरह की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनमें अगर मैं बताऊं तो आरओ का पेपर है या स्टेट का पेपर है, पहले वो लोग पॉलिटी कंप्लीट कर सकते हैं। पॉलिटी छोटा सब्जेक्ट है, आपको इसमें इंटरेस्ट भी ज्यादा आएगा। सारे लेक्चर मैंने करा रखे हैं, किसी को रिकॉर्डिंग नहीं देखना, लाइव देखना। अगले महीने फिर, अगले महीने क्या, लाइफ साइंस खत्म होने के बाद 13 लेक्चर लाइफ साइंस में हो चुके हैं, 9 लेक्चर के आसपास लाइफ साइंस में और होना है। तो 9 लेक्चर लाइफ साइंस खत्म हो जाएगा, उस वक्त पॉलिटी शुरू होगा। हो सकता है इस मंथ के लास्ट वीक में शुरू कर दें या जुलाई फर्स्ट वीक में शुरू हो जाए। तो पॉलिटी छोटा सब्जेक्ट है और क्वेश्चन जो आएंगे सब बन जाते हैं लगभग एक आध क्वेश्चन छोड़ के। और पॉलिटी जिस तरह से मैं कवर करता हूं, सिविल प्रीलिम्स तक के क्वेश्चन भी आपको मदद कर देगा ये। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। सिविल प्रीलिम्स को छोड़कर बाकी सारे एग्जाम को मैं दिमाग में रख के चल रहा हूं, पर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए भी आपको बहुत हेल्प करेगा ये पॉलिटी। जो पॉलिटी पहले पढ़ चुके हैं वो बता भी सकते हैं खुद से। काफी बच्चों को पॉलिटी पढ़ा चुका हूं मैं, तो बता भी देंगे भाई क्वेश्चन के बन रहे नहीं बन रहे हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ आता भी है एग्जाम में और क्वेश्चन आराम से बन जाता है, छोटा सब्जेक्ट है ये, आपका आसानी से बन जाता है। लाइफ साइंस जितने क्वेश्चन, मान लो 6 क्वेश्चन आए, एक आध नहीं कह सकता हूं, बाकी सब बन जाएगा। अभी एसएससी जेई में भी आया, बहुत खुश थे बच्चे, लाइफ साइंस में किसी को दिक्कत नहीं आई, ये आसानी से बन जाएगा। जीके एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर पैटर्न की बात भी करूं, पॉलिटी आसानी से बन जाता है। जीके एंड करंट अफेयर थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, पर एग्जाम में आएगा, काफी अच्छा खासा बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके, मतलब जनरल क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब इसी के माने जाते हैं। तो पॉलिटी हो गया, जीके करंट अफेयर हो गया,
लाइफ साइंस छोटा सब्जेक्ट है, जितना आता है बन जाता है, ये बनने वाले सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री बहुत वास्ट है, हालांकि कराया तो मैंने बहुत है हिस्ट्री, पर बहुत वास्ट है। एंशियंट वगैरह में कई बार बहुत गंदे क्वेश्चन पूछ देता है, स्टेट पीसीएस में खासकर, और बहुत वास्ट है। मॉडर्न इंडिया वगैरह की बात करें, मॉडर्न इंडिया आपका काफी बन जाएगा, मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, काफी बन जाएंगे। पर इसमें आर्ट एंड कल्चर और एंशियंट इंडिया दो एरिया बहुत गंदे पूछता है। वो अगर टेढ़े क्वेश्चन बनाने पे आ जाएगा, कहीं से नहीं बनेगा, इवन बुक में मिलना मुश्किल हो जाएगा कि वो क्वेश्चन बुक में मिल जाए आपको। तो जहां जिस तरह का बनता है पैटर्न वो बता रहा हूं। ज्योग्राफी बहुत टफ नहीं आता, पर ज्योग्राफी में इंटरेस्ट की बात है, आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर इंटरेस्ट है, कोई किसी किसी को थोड़ा बोरिंग लगेगा, फैक्चुअल डाटा काफी होता है इसमें याद करने का भी, कई चीजें फैक्चुअल याद रखनी पड़ती हैं, तो ज्योग्राफी इंटरेस्ट के ऊपर है, कंसेप्ट में मजा आ रहा है कि नहीं, फैक्ट याद कर सकते कि नहीं। इंडिया और वर्ल्ड दोनों सिलेबस में, इंडिया वर्ल्ड दोनों आता है हर एग्जाम में, ठीक है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट यूपीएससी के किसी भी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना मैंने करा रखा है इसमें 49 लेक्चर कराए हैं मैंने, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स तक के लिए भी काफी है। इसमें केवल करंट अफेयर का पार्ट ऐड करना पड़ेगा। इकोलॉजी एनवायरनमेंट जो मैंने पढ़ाया है उसमें करंट अफेयर ऐड करना पड़ेगा, बाकी जितना इकोलॉजी एनवायरनमेंट 49 लेक्चर में स्टैटिक पूरा कंप्लीट है, काफी कवरेज कराया है इसमें मैंने। सिविल सर्विसेज यूपीएससी के किसी भी पेपर में, एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, सिविल सर्विसेज हो, हर एग्जाम में इसका वेटेज बहुत आ रहा है इस समय। स्टेट पीसीएस में भी वेटेज बढ़ रहा है इसका, क्योंकि यूपी पीसीएस क्या करता है, सिविल सर्विसेज को फॉलो करता है, तो यहाँ से क्वेश्चन वहां भी बढ़ रहे हैं, और जितना कराया है काफी है, क्वेश्चन बन जाते हैं यहीं से। आईसीटी, इसमें कंप्यूटर बेसिक्स वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपीएससी में साइंस एंड टेक के एरिया में भी आ जाता है, ये नई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर बेसिक, वो सब इसमें आता है। 10 तक का फिजिक्स केमिस्ट्री, एई जेई वगैरह में क्वेश्चन आते हैं इसके, जैसे बीपीएससी एई का पेपर होता है ना, उसमें आ जाता है ये। 10 तक का साइंस, 10 तक का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये बीपीएससी एई के पेपर में क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके, 10 तक का साइंस। तो हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, इसीलिए मैंने 8 सब्जेक्ट में बांटा है जीएस को, इसीलिए पूरी जीएस को मैंने 8 सब्जेक्ट में बांटा है। किसी किसी में कोई ज्यादा है, किसी में कोई ज्यादा आएगा। अभी हरियाणा पीएससी का पेपर हुआ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों ने दिया कि सर जो आपने पढ़ाया था एज इट इज कॉपी से क्वेश्चन हमें मिले, मतलब जो कट ऑफ जानी है उससे ज्यादा क्वेश्चन हमें काफी सेफ साइड में क्वेश्चन मिल गए। और किसी बच्चे ने पूरे 8 सब्जेक्ट पहले पढ़ रखे हों, और अगर ऐसा नहीं है कि उसके क्वेश्चन नहीं बनते, तो कमेंट सेक्शन में क्लियरली मुझे लिख भी दे कि सर आपने 8 सब्जेक्ट जीएस पढ़ाए थे, मैंने आपसे पूरे पढ़े हुए हैं, और मैं 1.5 साल पहले पढ़ा हूं, और जीएस में मुझे दिक्कत आ रही है। एक बच्चा भी अगर ऐसा हो जिसको लगता हो, वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, क्योंकि फीडबैक जेन्युइन होना चाहिए। अगर टीचर में भी कहीं कोई कमी है, सीधे सीधे बताइए सर ये कमी है, या ये सब्जेक्ट को और बढ़ा देते आप, या इसको और एड ऑन कर दीजिए। कहीं किसी को कोई कमी लगी हो तो बताए, क्योंकि इतने सारे एग्जाम देते हैं, हो सकता है किसी एग्जाम में कोई सब्जेक्ट कम बना हो। पर एक बात है, अगर पेपर कोई एब्सर्ड बनाने पे आ जाए, अगर कोई पेपर ऐसा बनाने पे आ जाए, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 का पेपर आया, या सिविल सर्विसेज लास्ट ईयर 75 नंबर लाने में आफत हो गई 200 में लोगों को, पेपर अगर बहुत गंदा बना दे कि आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक पूछ दे जो कभी सुने ही ना हो, तो वो बनाने वाले को पता है वो पेपर कैसा बना रहा है। कई बार कट ऑफ को नीचे लाने के लिए ऐसा किया जाता है, तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। बस उसमें बात यह है कि पेपर अगर एब्सर्ड सबके लिए है, आप निगेटिव मार्किंग कम से कम करके जितना बनता है उतना ही करके चले आओ, उतने में क्वालिफाई कर जाओगे। पर इंजीनियरिंग सर्विसेज में 200 में से 40 से कम नंबर वाला बच्चा क्वालिफाई किया है। सिविल सर्विसेज में 200 में 75 74 के आसपास कट ऑफ थी प्री की, उतना भी कोई लाया तो क्वालिफाई कर गया। तो अगर बहुत गंदा पेपर बनाएगा तो उसमें कोई कोचिंग, कोई टीचर, कोई किताब क्या कर सकती है। बनाने वाले ने जानबूझ के गंदा पेपर बनाया, एब्सर्ड पेपर बनाया कि जानबूझ के लोग तुक्के लगाएं और निगेटिव करके गड़बड़ कर दें। तो उसमें आलतू फालतू अटेम्प्ट ही नहीं करना ना भाई। अगर इतने घंटे हमने जीएस पढ़ाया, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देके कराया, क्वेश्चन करवा दिए, और उतना पढ़ने के बाद भी आपको लग रहा है कि ज्यादातर क्वेश्चन सुने नहीं लग रहे, इसका मतलब पेपर एब्सर्ड पूछा गया है, कट ऑफ नीचा लाना उनका टारगेट है। अब अगर वो उसको आसान कर देगा, कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। तो पेपर आसान हो, टफ हो या मॉडरेट हो, सबके लिए है। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया गया, प्रीवियस ईयर पेपर आपने लगाया, टेस्ट सीरीज आपने लगाई, उससे आपको पता लग जाता है कि भाई मेरा तैयारी कैसे चल रही है। जैसे मैंने जीएस पढ़ाया और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने में 70% से ऊपर अगर आप जा रहे हो, या टेस्ट सीरीज में अगर आप 70% से ऊपर जा रहे हो, आपकी तैयारी ठीक चल रही है। अगर पेपर बहुत गंदा आ भी गया तो लोगों को 40% लाना मुश्किल हो रहे होंगे, तो भी मेरा स्टूडेंट 50% के ऊपर रहेगा, रिलेटिव रहेगा कंपटीशन।
कि अगर पेपर बहुत गंदा आ गया, किसी से कुछ नहीं बन रहा, 40% पे नहीं आ रहे, तो मैं ये कह सकता हूँ आरोहन वाला स्टूडेंट जीएसओ 50% से ऊपर ला रहा होगा। ये मार्जिन, ये एडवांटेज हमेशा रहेगा। पर ये तो नहीं होगा कि पेपर बिल्कुल ही गंदा आ गया, कहीं और से पूछ दिया, किसी के 40% नहीं आ रहे, तो मैं क्लेम कर दूं नहीं मेरे स्टूडेंट 80% लाएंगे। वो तो पेपर के नेचर पर डिपेंड करेगा। और जो भी पेपर हाल फिलहाल में हुए, हरियाणा पीएससी हुआ है, सीजीपीटीएम हुआ है, अब तो इतने एग्जाम हो गए, और आरोहन को स्टार्ट हुए 1 साल से, पूरा 1 साल 1 महीना हो गया। तो इतने टाइम में ट्राइंग टेस्टेड है, ये बात चेक हो चुकी है कि भाई इतने पेपर हुए, जो सर ने कमिट किया था आरोहन पे वो चीज मिली या नहीं मिली, या क्या जीएस वगैरह को लेके कहीं हमें कुछ कमी लग रही है तो बताएं। पीडीएफ ना मिला हो, टेस्ट पेपर ना मिला हो, कुछ क्वेश्चन कम करवाए गए हो, कोई सब्जेक्ट अधूरा छोड़ दिया हो मैंने, कहीं कुछ कमी लग रही हो, किसी सब्जेक्ट को पूरा टाइम ना मिला हो, खुलकर आप अपनी बात को पीडीएफ में, इसमें कमेंट में कह सकते हैं। और फ्री पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल कर रखी है, यूट्यूब पे भी कई लेक्चर दे रखे हैं, यूट्यूब पे भी काफी लेक्चर्स अवेलेबल है, फ्री कंटेंट भी आरोहन की तरफ से बहुत गया हुआ है। किसी की कोई दिक्कत हो तो बता सकता है कमेंट सेक्शन में। ऑफर भी लगातार दिए गए हैं, फीस ऑलरेडी नॉमिनल कर दी। जिन बच्चों की जैसी डिमांड रही, कोशिश की गई है आरोहन की तरफ से पूरा किया जा सके। एक बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और मैंने आपको बताया था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और आरोहन पे आपको सपोर्ट ना मिला हो। मेरे नॉलेज में एक सिंगल स्टूडेंट भी ऐसा नहीं होगा कि मेरे तक बात आई हो कि सर अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, कि ज्यादा लग रहा है, फी ऑलरेडी नॉमिनल है, उसके बाद ऑफर भी है, और उसके बाद भी कोई ऐसा रह गया हो सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता पर मैं पढ़ना चाहता हूँ, और आरोहन पे उसको मना किया गया हो, ये भी कभी नहीं हुआ जहां तक मेरी नॉलेज में बातें हैं। ठीक, तो जो भी अपकमिंग एग्जाम है, जो स्ट्रेटजी, बस मैं एक बात हमेशा कह रहा हूं, जो सिंसियर स्टूडेंट हैं तैयारी करनी ही है, एक बात ध्यान रखें, प्लीज स्टार्ट अर्ली। फॉर्म आने का वेट मत करिएगा, कम से कम जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, मैं चाहता हूं कि जब फॉर्म आए, कई लोग तैयारी शुरू करें, उस समय आप 50% से ऊपर तैयारी कर चुके हो। और मेरी तरफ से ऑलरेडी सब्जेक्ट बार बार बैचेस चल रहे हैं, ठीक है। जब तक फॉर्म आए, एग्जाम हो, उससे पहले 50% से ऊपर आप तैयार कर चुके हो, ताकि एग्जाम से 1 महीना पहले हम बैच खत्म कर चुके हों, रिवीजन भी करा चुके हों। पॉइंट ये है, पहले तैयारी करोगे टाइम ज्यादा मिलेगा, औरों से बेटर परफॉर्म करोगे, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन का मतलब है अपने बगल वाले से आप कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, कितना टाइम आपको ज्यादा मिल रहा है। जितना समय ज्यादा देंगे उतनी बढ़िया तैयारी आपकी होगी, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ेंगे तो शॉर्टकट कई बार सबसे लंबे रूप से भी ज्यादा लंबा पड़ता है। यूट्यूब में कई बार मैं देखता हूँ इस तरह के थंबनेल लोग बनाते हैं, बस ये कर लो हो जाएगा, 6 घंटे में पॉलिटी, 4 घंटे में लाइफ साइंस मैराथन, वो पूरा कबाड़ा हो जाएगा सब्जेक्ट, और पेपर भी नहीं निकलेगा। जिन लोगों ने ये चीजें की हैं वो खुद ही बताएं। हिट एंड ट्रायल और तुक्के वाला कंसेप्ट करोगे तो इससे एग्जाम नहीं निकलता, साल बीतते जाएंगे, समय वेस्ट होता जाएगा। तो कई लोगों का बिजनेस मॉडल है, या व्यू बढ़ाना है, लाइक के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, कैची थंबनेल बना रहे हैं, वो सिर्फ आपके कैरियर से खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छी तरह आपको पता है कि 5-6 साल पहले जब यूट्यूब इतना नहीं लोग फॉलो करते थे, हम लोग जब तैयारी करते थे, इस तरह की चीजें नहीं होती थी, तो हम लोग भी सब्जेक्ट को पूरा टाइम देकर पढ़ते थे, क्वेश्चन लगाते थे, प्रीवियस ईयर लगाते थे। ऐसा थोड़ी होता था कि हम यूट्यूब पे 4 घंटे का लेक्चर देख के पूरा पॉलिटी खत्म कर लेंगे। इतने एक्सपीरियंस टीचर जो है, इतने सीनियर टीचर हैं, वो कभी क्लेम नहीं करते इस तरह की चीजें। कभी कोई सीनियर टीचर जो इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर होंगे, कभी नहीं बोलेंगे 6 घंटे में पॉलिटी, 3 घंटे में हिस्ट्री। जो बेस्ट टीचर आपने कभी नाम सुने होंगे, क्योंकि उनको मालूम है इस सब्जेक्ट का अपना एक पूरा एरिया है, इतना एरिया कवर करना है, इतने सारे पुराने पेपर डिस्कस करने, अलग अलग टॉपिक है, समझाना है, 2-2 3-3 बार रिपीट करना है, और जब टाइम देंगे तभी क्वालिटी आ पाएगी। पर कई जो न्यू कमर हैं, जो अभी नया स्टार्ट जिन्होंने किया, वो थंबनेल कैची बना बना के इतने कम टाइम में मैराथन सेशन में पूरा जीएस और ये वो सिर्फ खिलवाड़ है करियर के साथ। और 6 महीने साल भर के बाद पता चलेगा तो किसी भी सब्जेक्ट पे आपको कमांड नहीं होगी, थोड़ा भी दाएं बाएं एग्जाम में क्वेश्चन घूम जाएगा, बनेगा ही नहीं आपसे। तो किसी भी सब्जेक्ट को, टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, अगर आप समय देकर नहीं पढ़ेंगे नहीं निकलेगा एग्जाम, बहुत सीधी सी बात है। और जिन लोगों का गैप ईयर 2 साल से ऊपर बढ़ रहा है, जिनका भी गैप ईयर 2 साल से ऊपर जा रहा है, मैं उनको बार बार बोल रहा हूं, तीसरा साल पूरा पूरा गैप नहीं करना, कुछ ना कुछ काम करते हुए तैयारी कर सकते हैं। अब किसी को जेई की तैयारी करनी है, तो जेई की तैयारी कोई 3rd ईयर अगर गैप करके कर रहा है, तो वो 3rd ईयर गैप करके 12 घंटे नहीं पढ़ने वाला। पहले दूसरे साल में जितनी मेहनत आप करते हैं, तीसरे साल में उतनी मेहनत नहीं करते। निगेटिविटी दिमाग में चलती रहती है, मेरा क्या होगा, सेलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं, और पता लगा कि एमटेक की अपॉर्चुनिटी थी, वो भी ज्वाइन नहीं किए, या कहीं कोई प्राइवेट जॉब मिल रही थी, वो भी नहीं किए। अरे भैया, 3rd ईयर में अगर आपको तैयारी करनी है, कुछ काम करते हुए तैयारी कर सकते हो,
खाली बैठकर भी 4-5 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ोगे और एमटेक या प्राइवेट जॉब के साथ भी 4-5 घंटे तैयारी कर सकते हो। तो पूरा गैप क्यों करना है? अभी सीजीपीटीएम के इंटरव्यू में कर रहा था, कई बच्चों के वो आए जो सीवी 8 साल गैप, 6 साल गैप, 5 साल गैप। किसने बोला ये कोचिंग वालों ने। कई जो फर्जी टीचर हैं, फर्जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन्होंने आपको ये नहीं मना किया कि तीसरे साल गैप क्यों कर रहे हो, उनको मैं फर्जी कह रहा हूं। या ऐसे कोचिंग जो 3-4 साल गैप के बाद और कह रहे हैं गैप बढ़ाओ। और सबसे बड़ी गलती आपकी अपनी है कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आप गैप बढ़ाए चले जा रहे हो। 5 साल गैप एक जॉब के पीछे आप समय बर्बाद कर दे रहे हो। 5 साल तो किसी और चीज में भी आगे बढ़ सकते थे इतना समय देकर। तो 2 साल पूरा गैप आपने कर दिया, तो 2 साल में चीजें पढ़ चुके हो। तीसरे साल में आपको रिवीजन ही करना है। और रिवीजन करने में ऐसा नहीं हो सकता कि 4 घंटे आप एमटेक के साथ ना निकाल पाओ, या प्राइवेट जॉब के साथ ना निकाल पाओ, या ट्यूशन पढ़ा के ना निकाल पाओ। पर कुछ ना कुछ काम में बिजी रखो और 4-5 घंटे रेगुलर दोगे तो रिवीजन कर लोगे। तीसरे साल की तैयारी में भी किसी को बार बार नया पढ़ना पड़ रहा है तो फिर दिक्कत है कि 2 साल में अगर आप सिलेबस नहीं खत्म कर पाए एग्जाम का, 2 साल पढ़ने के बाद भी तीसरे साल आपको 12 घंटे नहीं पढ़ रहे हो। आप अपने आप से ईमानदारी से पूछिए। सबसे पहले ठंडे दिमाग से बैठो, लाइट बंद करके ठंडे दिमाग से सोचो कि भाई आप कितनी मेहनत क्या कर रहे हो, जो गैप कर रहे हो कितना पढ़ रहे हो। फिर आप बिजी भी दिखा रहे हो खुद को, ट्यूशन भी नहीं पढ़ा रहे हो, कहीं अप्लाई भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ इस बात का बहाना कि मेरे पास कुछ मौका ही नहीं मिल रहा, कोई जॉब ही नहीं है। इससे काम नहीं चलेगा। जो अपॉर्चुनिटी है हमको देख भी नहीं रहे। तो तीसरे साल अगर तैयारी कर रहे हैं तो 4-5 घंटे कुछ काम करते हुए भी मिल सकता है, और उससे ज्यादा आप खाली गैप करके भी नहीं पढ़ोगे। तैयारी किसी चीज के करते हुए, कुछ काम करते हुए भी तैयारी इतनी हो सकती है। ठीक है। प्राइवेट जॉब अगर कोई कर रहा है तो ऑफिस के आसपास कहीं रूम लेके रह ले, ट्रैवलिंग का टाइम बचा ले, 4 से 5 घंटे दे सकते हैं। अब एसएससी, जेई, सीजीएल, स्टेट पीसीएस, इन एग्जाम को देने के लिए 5 घंटे अगर आप रेगुलर निकाल रहे हैं, समय कम नहीं है। हाँ, एग्जाम के पहले 2 महीने आपको टाइम चाहिए होगा सारी चीजों को समराइज करने के लिए। पेपर के 2 महीने पहले आपको पूरा गैप चाहिए होगा। जितनी छुट्टियां सब लगा दो, 15 दिन की सैलरी भी कट जाए तो कोई बात नहीं, पर एग्जाम के 2 महीने पहले पूरा टाइम चाहिए होता है सारी चीजों को समराइज करने के लिए, रिवीजन के लिए। सिविल सर्विसेज के लिए मानता हूं मैं 2 साल 3 साल लग जाते हैं, पूरा गैप देना पड़ता है, 2 साल 3 साल समय लग जाता है वहां। पर बाकी किसी एग्जाम के लिए मैं नहीं मानता कि आपको 3 साल 4 साल गैप करने की जरूरत है। 6-6 साल 8-8 साल गैप आ रहा है बच्चों का सीवी। फिर मैं वही सवाल पूछता हूं, आपने एमटेक क्यों नहीं कर लिया, प्राइवेट अप्लाई क्यों नहीं किया? तब कहते हैं सर गलती कर दी हमने। क्योंकि कोचिंग के ऊपर बात डालना, किसी के ऊपर डालना, उससे पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आप 3 साल में भी नहीं समझ पा रहे, 4 साल में भी आपको समझ नहीं आ रहा कि अब इस चीज से निकलना है, तो सारी बात दूसरे पे डालना भी ठीक नहीं है। भाई कोचिंग का एक बिजनेस मॉडल है, वो आपको क्यों कहेगा आप तैयारी मत करो? को तैयारी करते रहो, फीस देते रहो, तैयारी करते रहो। जेन्युइन टीचर होगा वो बोलेगा भाई एमटेक कर लो या कुछ और कर लो। हर चीज दूसरे पे डिपेंड रहना ठीक नहीं, अपने आप से पूछिए ये बात। ठीक है। सबसे पहले माइंड की क्लैरिटी जरूरी है, और हर एग्जाम के पीछे नहीं भागना है। 80% सिलेबस जिन पेपर का कॉमन हो उन्हीं के फॉर्म भरने हैं, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। नहीं तो फिर 4 साल बाद कहोगे सर नहीं हुआ, तो मैं एक ही गलती बोलूंगा, यही गलती है। इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, पहली क्लास में हमेशा मैंने यही बोला है कि 80% सिलेबस जिन पेपर का कॉमन हो उन्हीं फॉर्म को भरो। 50% सिलेबस जहां वेरी कर रहे हैं सारे फॉर्म मत भरो, क्योंकि दूसरे को देख के फॉर्म भरोगे, सारे एग्जाम की तैयारी एक साथ नहीं होती, सबका सिलेबस अलग अलग है। आप जो मर्जी फॉर्म भर देते हो, एक LIC का फॉर्म भर दोगे, दूसरा भर दोगे गेट का, तीसरा भर दोगे ES का, चौथा सिविल सर्विसेज दे दोगे। तो इतने सारे एग्जाम आप एक साथ नहीं निकाल सकते। सिंपल सी बात है, जो एग्जाम देना है पहले क्लियर कर लो। भाई 80% सिलेबस मैच कर रहा है तब तो एक साथ तैयारी कर पाऊंगा, क्योंकि जितना गैप मिलेगा फॉर्म भरने पेपर होने में, 20% डिफरेंट सिलेबस तो आप कवर कर सकते हो, 50% नहीं कर पाओगे, ये भी खराब हो जाएगा, दूसरा पेपर भी खराब हो जाएगा। जिन लोगों ने गलती की है अपने आप से पूछें कि ये एक बड़ा कारण है पेपर नहीं निकलने का या नहीं। सारे फॉर्म भर देंगे और सबका पैटर्न अलग अलग, किसी में हिंदी पढ़ रहे हैं, किसी में इंग्लिश पढ़ रहे हैं, किसी में टेक्निकल, किसी में GS, उसमें भी अधूरा पढ़ के जा रहे हैं, पेपर नहीं निकलेगा। तो बिल्कुल कन्विक्शन होना चाहिए, मुझे क्या करना है। गोल अगर क्लियर होगा 50% काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद टारगेट है मुझे ये सिलेबस है, इतना मुझे पढ़ते रहना है, टू द पॉइंट, लाइन टू लाइन मुझे इस पर चलना है, बार बार डेविएट नहीं होना किसी को देखकर। ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, जो भी आरोहण के बैचेस अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। जो भी सिंसियर हो, जिसको लग रहा है मुझे कोई हेल्प मिल सकती है, वो ज्वाइन कर सकता है। जो सिंसियर नहीं है वो नहीं करे। दूसरी बात, कोई किसी की क्वेरी है कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। आरोहण के जो स्टूडेंट हैं वो ऐप में चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी किसी की प्रॉब्लम होगी वहां बता दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।